स्वागत है आप सभी का एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर। पिछली कक्षा की तरह हमने जो बात करी थी परमाणु के बारे में, आज हम फिर से उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं कि परमाणु के मूलभूत सिद्धांत क्या क्या होते हैं। तो लास्ट बार जो हमने बात करी थी वो हमने करी थी समभारिक की, और दूसरी हमने बात करी थी किसकी, सम समस्थानिक और समभारिक की। आज हम नया टॉपिक लेके बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। देखिए, नाम से पता लग रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या समान होंगे, इलेक्ट्रॉन समान होंगे। तो देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूं मैं आपके सामने, से हो सकता है आपको समझ में आए। ये देखिए, जब हमने समस्थानिक और समभारिक की बात करी थी तो उसमें हमने बताया था कि अगर परमाणु क्रमांक समान है तो उससे कहा जाएगा समस्थानिक, और परमाणु भार समान है तो उसमें कहा जाएगा समभारिक। लेकिन जब आप इस एग्जाम्पल को देखते हो तो नीचे जब देखते हैं 16, 17, 18, 19, 20 मतलब समान परमाणु क्रमांक नहीं है, तो ये समस्थानिक का आंसर नहीं हो सकता। दूसरी हम जब बात करते हैं ऊपर का मान देखते हैं तो यहाँ पे तो कोई परमाणु भार दे ही नहीं रखा है, इसका मतलब हुआ है समभारिक भी नहीं हो सकते। अब देखिए, जब आप इस एग्जाम्पल को देखते हो तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपको कहीं पे ऋणावेश नजर आ रहा है, कहीं पे उदासीन नजर आ रहा है, कहीं पर धनावेश नजर आ रहा है, मतलब इसमें आयंस प्रेजेंट है, धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। तो देखिए, जब हम ऐसे बात करते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने कितने होंगे, तो देखिएगा जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये आपको बताया गया था कि इस तरह से जब समझाया गया था, जेड, एक्स और ए, यहाँ पे जो मान होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, और परमाणु क्रमांक का मतलब होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 16 लिखा हुआ है तो प्रोटॉन भी कितने हो गए, 16, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 16। लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या लगा हुआ है, -2, इसलिए 16 में आप क्या जोड़ोगे, 2, तो इसका आंसर हो गया 18। सेम जब आप यहाँ देखते हो 17 है, तो मतलब 17 इलेक्ट्रॉन तो थे, लेकिन एक आवेश लगा हुआ माइनस का, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 18। यहाँ तो बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आवेश क्या है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, उदासीन, और उदासीन अवस्था में हमेशा परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, 18। सेम इसी तरह से यहाँ पे 19 है प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी 19, लेकिन यहाँ पे एक प्लस लगा हुआ है इसलिए इसका आवेश एक कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो आंसर हो जाएगा 18। सेम इसी तरह से यहाँ पे 20 प्रोटॉन है तो 20 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन दो प्लस के लगे हुए हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, 18। तो देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का मतलब होता है ऐसे सदस्य जिसमें क्या समान होंगे, इलेक्ट्रॉन समान होंगे। ये देखिए 18, 18, 18, 18, 18, इस चीज को हम बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। ये बात समझ में आ गई आपको, आगे देखते हैं। अब देखिए, हमने अब बात करी थी परमाणु के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की। उसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत तीन होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, एक है थॉमसन का, दूसरा रदरफोर्ड का, और तीसरा है निल्स बोहर का। अब देखिए, हम इनकी सिद्धांतों की वन बाय वन बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है थॉमसन का प्लम पुडिंग सिद्धांत। देखिए क्या बोलता है, प्लम पुडिंग सिद्धांत। देखिए, आप और हम जानते हैं कि उसके अंदर परमाणु में दो ही आवेश होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो इसने ये बताया था कि इसके अंदर जो भी धन आवेश है वो समान रूप से फैला हुआ है पूरे परमाणु में समान रूप से फैला हुआ है। और ऋण आवेश कहीं कहीं पर धसा हुआ है, कहीं कहीं पर धसा हुआ है। इस तरह से देखिए, बहुत सिंपल समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल बताते हैं, तरबूज। तरबूज को जब हम देखते हैं, तरबूज को कट करते हैं, काटते हैं, तो जो उसका जो पूरा भरा भाग दिखता है वो कैसा दिखता है, लाल कलर का दिखता है। तो याद समझिएगा इसको कि तरबूज का जो लाल रंग है वो समान रूप से सब जगह फैला हुआ है, तो वो लाल रंग तो क्या हो गया, धनावेश। और जब खाते हैं तो उसके अंदर काले काले बीज नजर आते हैं कहीं कहीं पे, वो बीज सब जगह तो नहीं होते, वो लाल लाल भाग के अंदर कहीं कहीं पे धसे हुए होते हैं, उसको कहा गया ऋणावेश।
तो आप इसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से तरबूज का लाल रंग समान रूप से पूरे तरबूज में फैला हुआ है, उसी तरह से परमाणु में समान रूप से धनावेश फैला हुआ है। और जिस तरह से तरबूज के अंदर काले काले बीज कहीं कहीं पे धसे हुए हैं, उसी तरह से धनावेश के अंदर कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन रूपी ऋणावेश धसा हुआ है। यह सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। बस थॉमसन ने एक ही बात बोली थी कि इलेक्ट्रॉन पूरे धनावेश के अंदर कहीं कहीं पर धसे हुए हैं, मतलब समान रूप से सब जगह फैला हुआ आवेश कौन सा है? धनावेश। और उसमें कहीं कहीं पे कौन सा प्रसाद, कोई कहीं कहीं पे कौन सा बीज मिलेगा? ऋणावेश। याद रखिएगा, तरबूज और बीज। ठीक है, बस उसने ये सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं रदरफोर्ड का एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो पहला क्वेश्चन, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में किस कण का उपयोग किया था? एल्फा कणों का उपयोग किया था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, एल्फा कण जो होते हैं वो याद रखिएगा, वो धनावेशित होते हैं। एल्फा कण कैसे होते हैं? धन आवेशित होते हैं। ये चीज याद रखिएगा आप। एल्फा कणों का आवेश क्या होता है? धन आवेश होता है। अब देखिए, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो ये था कि एल्फा कणों का उपयोग किया, लेकिन उसने सबसे पहले क्या किया? गोल्ड गोल्ड की एक प्लेट ली, स्वर्ण पत्ती ली। इस स्वर्ण पत्ती के ऊपर उसने एल्फा कणों की बम्बार्टमेंट करवाई, मतलब एल्फा कणों को भेजा इधर से निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए दो चीजें आती है। जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें हमको कुछ परिणाम मिलता है, और उस परिणाम के आधार पे हम निकालते हैं निष्कर्ष। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि उसको परिणाम क्या मिला और उसका उसने निष्कर्ष क्या निकाला। देखिए, परिणाम और निष्कर्ष का मेन अंतर ये होता है कि सपोज परिणाम तो बात करें कि क्लास में रिजल्ट आया, तो सबका अलग अलग होता है। किसी के 90%, किसी के 80%, मेरे 50%, आपके 90%। तो ये क्या हो गया? परिणाम। इस आधार पर निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि क्लास में टॉप किसने किया, फर्स्ट डिवीजन कितने आए, सेकंड डिवीजन कितने आए। इस तरह से परिणाम के आधार पर क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है। तो रदरफोर्ड ने जब एल्फा कणों की बम्बार्टमेंट कराई तो उसको जो पहला परिणाम मिला वो ये मिला, अधिकांश कण सीधे निकल गए, मतलब एज इट इज निकल गए, बीच में उनको रोकने वाला या कोई अवरोध नहीं था। इसका मतलब पहला परिणाम क्या हुआ? अधिकांश कण क्या थे? सीधे निकल गए। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि परमाणु के बीच में कुछ नहीं। मैं आपके ऊपर एक चौक चौक फेंकता हूं या पेन फेंकता हूं और बीच में कोई है ही नहीं, तो सीधा आपके पास आएगा। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग कैसा हुआ? रिक्त है। ये था पहला परिणाम और उसके आधार पे पहला निष्कर्ष। अब देखिए हुआ क्या, दूसरी बार जब दूसरा परिणाम था वो ये मिला, कुछ कण अपने पथ से विचलित हुए। कुछ कण अपने पथ से विचलित होने का मतलब है कण आ रहा था, आते आते कोई ऐसा चीज का धक्का लगा कि वो बाहर निकल गया। सेम कोई ऐसा कण आ रहा था, उसको बीच में से ऐसा कोई धक्का लगा, वो बाहर निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ कण अपने पथ से सॉरी विचलित हुए। इसका मतलब है कि परमाणु के केंद्र में क्या स्थित है? धनावेश। क्यों ऐसा बोला? वो ऐसा इसलिए बोला कि जब हम बात करते हैं एल्फा कण का, आपको बताया था एल्फा कण का आवेश कौन सा होता है? धनावेश। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि समान समान कणों के बीच में हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। समान, जैसे दो प्लस प्लस एक दूसरे के पास आ रहे हैं, धक्का देंगे, तो माइनस एक दूसरे के पास आ रहे हैं, धक्का देंगे। एक प्लस और एक माइनस होगा तब उनके बीच में आकर्षण होता है। तो याद रखिएगा, समान कणों के बीच में होता है प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे जब वो कण जा रहा था तो उसको यहाँ पे कोई ऐसी चीज मिली होगी जिसने उसको क्या किया? धक्का दिया। और धक्का कब देगा? जब उनका आवेश समान होगा। और एल्फा कण का आवेश जब धन आवेश है, इसका मतलब यहाँ पे भी कौन सा आवेश होगा? धन आवेश होगा। तो दूसरा था, परमाणु के केंद्र में कौन सा आवेश स्थित है? धन आवेश स्थित है। तीसरा जो परिणाम था वो था 10,000 में से एक कण ऐसा था जो टकरा कर वापस उसी दिशा में लौट गया। एक कण पुनः उसी दिशा में लौट गया जहां से आया था। कोई सॉलिड जगह थी बीच में जहां पे वो टकराया
टकराया तो वापस वो जा नहीं पाया इधर, इसलिए टकरा कर वापस वहीं लौट गया जहां से वो आया था। तो इसका मतलब हुआ कि परमाणु का सारा भार उसके केंद्र में स्थित है और इस केंद्र को ही नाभिक नाम दिया गया। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे कि नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी थी। ये बात समझ में आ गई आपको? नाभिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस कण का उपयोग किया? अल्फा कण का उपयोग किया। और मेन क्वेश्चन, रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी? तो आपका आंसर हो जाएगा नाभिक। ये था रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अब देखिए, जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उससे प्रश्न पूछा गया कि जब आप बता रहे हो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये लगाते हैं इस तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो उससे ये पूछा गया कि जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो लगाते लगाते इसकी ऊर्जा में कमी आनी चाहिए थी। कमी आते आते कहाँ गिर जाना चाहिए था? नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए था। होता है ना, अपन भी जब जाते हैं, सुबह निकलते हैं, एनर्जी से निकलते हैं, शाम तक एनर्जी डल हो जाती है, थक जाते हैं। तो ऐसा ही उससे पूछा गया कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो लगाते लगाते उसकी ऊर्जा में कमी आनी चाहिए थी। कमी आएगी तो वो अंदर जाके कहाँ गिरता? नाभिक में। और नाभिक का आवेश होता है धन आवेश प्रोटॉन, इसका आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश। तो परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाना चाहिए था। इस बात का जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाया। जब रदरफोर्ड इस बात का जवाब नहीं दे पाया तो उसके बाद में एक नया साइंटिस्ट आया, उसका नाम था नील्स बोर साइंटिस्ट। नील्स बोर का एक सिद्धांत था, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। नील्स बोर ने पहला स्टेटमेंट दिया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इस तरह से, ठीक है। ये पहला सिद्धांत दिया था नील्स बोर ने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अब देखिए, दूसरा उसने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन न तो बाहर गिरता है न अंदर गिरता है, वो निश्चित कक्षाओं के अंदर ही चक्कर लगाता रहता है। ऐसा कैसे? कोई तो रीजन होगा। तो देखिए, उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन पर दो समान परंतु विपरीत बल काम करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट बल काम करते हैं, जिनकी पावर बिल्कुल सेम होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन को एक बल तो बाहर की तरफ धक्का देता है, एक बल अंदर की तरफ धक्का देता है, लेकिन वो बल होते कैसे हैं? वो बिल्कुल समान होते हैं एक दूसरे के, लेकिन उनका डायरेक्शन क्या होता है? अलग अलग होता है। इस कारण से वो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर रहता है और रेगुलर वो अनवरत घूमता रहता है, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर एक बल उसको अंदर खींच रहा है, एक बल उसको बाहर खींच रहा है, लेकिन वो दो बल है कैसे? समान। समान है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन वहीं का वहीं रहता है और रेगुलर कक्षाओं के अंदर क्या होता है? घूमता रहता है। तो उस पर दो बल काम करते हैं, उन दो बलों को नाम दिया उसने अभिकेंद्रण बल, और एक को क्या नाम दिया? अपकेंद्रण बल। ये जो बल होता है ये खींचता है नाभिक की ओर, नाभिक की तरफ, और ये बल खींचता है नाभिक से बाहर, नाभिक से बाहर, नाभिक से बाहर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब इलेक्ट्रॉन समान कक्षा में चक्कर लगाता है तो न तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और न ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब समान कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो न तो ऊर्जा रिलीज करेगा न ऊर्जा ग्रहण करेगा। तो याद रखिएगा, न तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और न ही ऊर्जा का अवशोषण होता है। फिर देखिए, जब वो इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और जब वो उच्च से निम्न में जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। निम्न का मतलब होता है अगर वो n बराबर 1 से गया n बराबर 3 में तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो उसे कहा जाएगा ऊर्जा का अवशोषण। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो उसे कहा जाएगा ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अब देखिए, ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है या अवशोषण हो रहा है, उस शब्द को एक नाम दिया गया क्वांटा, और इसका एक फॉर्मूला दिया गया डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1, ऊर्जा में परिवर्तन, इसे कहा गया क्वांटा। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? ये पूरा सिद्धांत था जो किसे कहा, किसका है? नील्स बोर का सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा।
और भी कोई इंक्वायरी हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।